अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फकर में खुश आमदीद। मैच 8-8 से बराबर हो गया जनाब, और चीफ साहब इस वक्त तत्ते तवे पे बैठे हुए हैं और जनाब उनका जो मिजाज है वो इस वक्त जनाब छत पे लगे हुए हैं, और जो बंदा उनके सामने आ रहा है चीफ साहब जनाब उसकी धुलाई किए जा रहे हैं, उसके ऊपर अपनी गर्मी उतार रहे हैं। और ये वो सूरत हाल जो है ना, अब उनको इस बात का वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा होता चला जा रहा है कि जनाब ये हालात व वाक़यात अब मेरे काबू में नहीं है, क्योंकि चीफ साहब ने जिस तरीके से खड्डे खोदे हैं, चीफ साहब ने जिस तरीके से अनसेटल्ड चीज़ों को छोड़ा है, उसके नतीजे में चीफ साहब की तरफ जो मुस्तकबिल है वो खासी हद तक मखदूश ही नज़र आ रहा है। मुझे कुछ बेहतर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ये चीफ साहब जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ ये कोई और नहीं है बल्कि ये इस्लामाबाद में शायर दस्तूर पर सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत के सरबराह हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब। उमर अताब बंदयाल साहब का जो गुस्सा है आज वो सब ने देखा, और वो देखा सब ने जो वहाँ पर मौजूद थे, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस हॉल में जहाँ पर 9 मुंतखब या न्यूली अपॉइंटेड जज जो साबिक़ चीफ जस्टिस थी पेशावर हाई कोर्ट की मोहतरमा मुसर्रत हलाली साहिबा, उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी थी। और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा से हल्फ भी लिया, और इस दौरान वहाँ पर जो मौजूद लोग थे, उसके बाद वो जो टी पार्टी का अरेंजमेंट किया गया था वहाँ पर चीफ साहब ने मुख्तलिफ लोगों से इजहार ख्याल किया, लेकिन उस इजहार ख्याल में, उस मुलाकात में, उस चिट चैट में, उन मुस्कुराहटों के तबादले के अंदर भी किसी न किसी लेवल के ऊपर एक गुस्सा या दो चीज़ों के ऊपर उनका जो गुस्सा है वो सब ने नोट किया, और ना सिर्फ नोट किया बल्कि उसके वजह से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। दो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं इस सारे के सारे सिनेरियो के जो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर भी है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका ताल्लुक भी पाकिस्तान की मईशत से है, और मईशत इस वक्त सियासत के साथ जुड़ी है, और सियासत इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों के अंदर धक्के खा रही है। लिहाजा ये मामला किसी न किसी तरीके से जाकर मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक जाकर जुड़ता है, इसके अलावा और कोई मामला जो है वो सामने नहीं आता। अब होता ये है कि गवर्नमेंट बड़ी तग-ओ-दौ के ज़रिए बहुत सारे लोगों को शामिल करके बहुत सारी मिन्नतों मुरादों के बाद और IMF के मुतालबात के सामने अमलन घुटने टेकते हुए IMF के साथ एक स्टैंड बाई अरेंजमेंट करती है, एक स्टैंड बाई एग्रीमेंट करती है, जिसके ज़रिए गवर्नमेंट को अगले 9 महीने के दौरान तकरीबन $3 बिलियन की मदद मिलनी है। और अभी ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, और इस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की अभी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी देनी है, जो इसी महीने यानी जुलाई के अंदर शेड्यूल है। अब होता कुछ यूँ है कि IMF ने इस बात को नोट किया कि मुसलसल पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो निगेशन के फेज़ में हैं, यानी जब जब IMF के साथ मुआहदा आता है या मुआहदा हो जाता है तो उसके बाद उन शराइत पर अमल दरामद के लिए जो हुकूमतें हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो रिलेक्टेंट होती हैं, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता और मुख्तलिफ इसके लिए हीले बहाने तलाश किए जाते हैं। अब IMF ने इस बात का फ़ैसला किया कि वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से पहले पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें नून लीग है, जिसमें JUIF है, जो और बाकी जो तमाम जमातें जो किसी न किसी तरीके से फ़ैसला साजी पर असर रखती हैं या मुस्तकबिल के अंदर इक़्तिदार में आ सकती हैं, उनके साथ रब्ता किया और उनके साथ मुलाकातों के अमल का आगाज़ किया। और उसका जो पहलू था वो ये था कि जनाब अगर आप इक़्तिदार में आ जाएंगे, ये चीज़ें हमने तय की हैं, बराह करम आपने इससे डिविएट नहीं करना। अब अगर कोई भी एक सियासी जमात किसी भी शिक के ऊपर एतराज़ करती है और वो आगे ये कहती है कि जनाब इस शिक पे हम इक़्तिदार में आ गए तो हम अमल दरामद नहीं करेंगे, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा बड़ा ही सिंपल है, और नतीजा ये होगा कि IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इस एग्रीमेंट की मंजूरी नहीं देगा। अब होता कुछ यूँ है, ये जो मैंने आपको इतनी ज़्यादा तमहीद बांधी है उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि IMF की तरफ से जो IMF की टीम है उसने, आप जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक उस वफ्त की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो चुकी होगी, और जो वर्चुअली भी अमेरिका से भी कुछ IMF के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद होंगे। अब चूँकि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द कोई और बंदा उनको अक्लमत देने वाला है नहीं, क्योंकि शौकत तरीन साहब भी 9 मई के बाद इमरान खान साहब के दाएँ बाएँ नज़र नहीं आ रहे, मुजम्मिल असलम साहब भी दाएँ बाएँ नज़र नहीं आ रहे,
हम्माद अज़हर साहब भी दाएं बाएं नज़र नहीं आ रहे, और बाकी भी असद उमर साहब वैसे ही टाटा गुड बाय कह चुके हैं। लिहाजा इमरान खान साहब ने इस सारी सूरत हाल पर कोई ना कोई फैसला करना है। अब जैसे ही ये खबर सामने आती है कि IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग से पहले IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान मिशन जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करेगा, तो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अकाउंट्स इस पर मुतहरक होते हैं। शहबाज गिल साहब इस पर एक ट्वीट करते हैं, और उससे पहले हम्माद अज़हर साहब एक ट्वीट करते हैं, और वो इस बात का इज़हार करते हैं कि IMF ने उनके साथ राब्ता किया, और वो ये तासुर देने की हम्माद अज़हर साहब कोशिश करते हैं कि IMF ने ये जो पाकिस्तान के लिए कर्ज़ है ये इमरान खान की मंजूरी से मशरूत कर दिया। यानी जब तक इमरान खान कर्ज़ की मंजूरी नहीं देंगे IMF इस कर्ज़ को पास नहीं करेगा, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की किटी के अंदर ये पैसे नहीं आएंगे, जो तासुर बिल्कुल गलत है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। फिर आदिल राजा साहब हस्ब आदत इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि जनाब मैंने फ़लाँ सन की फ़लाँ तारीख को ये एक ट्वीट किया था जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि IMF आखिरकार इमरान खान साहब से ही मंजूरी लेगा और उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे देगा। यानी जितने मुंह उतनी बातें, और ये क्रेडिट टेकिंग के अमल का आगाज़ हो गया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से कि जनाब हमें क्रेडिट देना चाहिए। क्रेडिट इमरान खान साहब को देना चाहिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी देना चाहिए, इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्रेडिट उनको देना चाहिए मुझे और आपको मुश्किल सूरत हाल से दो चार करने का, मेरी और आपकी ज़िंदगियों को अजीरन करने का, मज़ीद मुश्किल बनाने का, हमारे लिए रोटी पानी का बंदोबस्त करना, मज़ीद जो शीर लाने के मुतरादफ करने का। बल्कि ये पंखा जो इस वक्त चल रहा है, ये लाइट जिसके अंदर बैठ के मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मेंटेन रखना भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो गया। क्योंकि आज ही मैंने बिल देखा बिजली का, तो पता चला जनाब कि पहले 300 यूनिट के लिए भी बिजली का बिल जो है वो पर यूनिट कॉस्ट करेगा 26 रुपए। यानी अगर आप 300 यूनिट, एक आम घर में बिजली का इस्तेमाल होती है, तो वो 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने के एवज़ आपको जो बिजली का बिल आएगा वो तकरीबन 16,000 रुपए होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिचुएशन तक पहुंचाने में इमरान खान साहब और उनकी ये जो इकनॉमिक टीम है जिसका हम्माद अज़हर साहब बहुत ज़्यादा क्रेडिट ले रहे हैं, इनका क्या हाथ है। अब इस सारे प्रोसेस का ताल्लुक़, यानी ये जो चीज़ें इस वक्त हैं ये ना हो रही होती अगर पाकिस्तान की अदलिया ने प्रॉपर्ली अपना रोल प्ले किया होता। पाकिस्तान के अंदर वो तमाम लोग जिन्होंने 9 मई को पाकिस्तान की रियासत पर हमला किया था, पाकिस्तान की रियासत की रिट को चैलेंज किया था, अगर वो तमाम लोग आज ब्रॉट टू बुक कर लिए जाते, अगर उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात को चलाया भी जाता और अदालतों की तरफ से उनको झोलियाँ भर भर के रिलीफ ना मिलता, तो शायद आज हमें ये सिचुएशन देखने को ना मिलती। अब से कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जो नेट के ऊपर इसके लिए कुछ मवाद तलाश कर रहा था, तो एक खबर AFP की एक खबर मेरे सामने से गुजरी जिसमें ये बात बताई गई कि अभी हालिया दिनों के अंदर फ्रांस के अंदर कुछ मुजाहरे किए गए। खबर में इस बात का इंकशाफ किया गया कि इन मुजाहरों में अब तक 3,500 अफराद को गिरफ्तार किया गया, और इस वक्त 3,500 यानी 3,500 अफराद के ख़िलाफ़ जो मुकदमे हैं वो फ्रांस की अदालतों में चल रहे हैं। और उसी खबर में इस बात का इंकशाफ भी किया गया कि फ्रांस की अदालतें दिन रात काम कर रही हैं इन मुल्ज़िमों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने भी फ्रांस की गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किया था। और इन मुल्ज़मान के वकीलों को मुकदमे की तैयारी के लिए सिर्फ 30 मिनट यानी आधा घंटा दिया जाता है। वहाँ पर ना कोई ज़मानत का कोई कॉन्सेप्ट है, ना वहाँ पर किसी तरह की कोई रियायत है, ना ही वहाँ पर कोई जज इमरान खान जैसे मुल्ज़िम को सामने देख कर ये कहता है गुड टू सी यू, ना ही वहाँ पर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ बुलवाते हैं, और ना ही किसी मुल्ज़िम को स्टेट सिक्योरिटी के अंदर इस बात की ज़मानत देते हुए कि कोई माई का लाल तुझे हाथ नहीं लगाएगा, किसी भी मुकदमे में तुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसको अदालत भेजते हैं। इस तरह का कोई काम फ्रांस में नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वहाँ पर ये जो ट्रायल है वो ना सिर्फ तेज़ी से हो रहे हैं, बल्कि वो जो मुजाहरे थे उनका सिलसिला भी टूटना ख़त्म होना शुरू हो गया। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप अमेरिका की मिसाल देखें, डोनाल्ड ट्रंप के दौर के अंदर जब अटैक किया गया था कैपिटल हिल के ऊपर, वाइट हाउस के ऊपर, तो वहाँ पर वो बंदा जिसने स्पीकर कांग्रेस की स्पीकर जो थी नैन्सी पेलोसी, उनके टेबल के ऊपर पाँव रखे थे, उसको 14 साल की सज़ा मिली अमेरिकी अदालतों में सिर्फ पाँव रखने पर। यहाँ पे तो घरों को जला दिया गया, यहाँ पे तो जो निशानात थे उनको जला दिया गया, बल्कि वह शोहदा की
यादगारों को तजलील की गई। यहाँ पर निज़ाम इंसाफ बहुत ही ज़्यादा उल्टा है और उल्टी सिमत में चल रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर चोर जो हैं वो कोतवाल को डांटते हैं और जो कोतवाल हैं वो चोरों से मुंह छुपाए फिरते हैं। यही इस वक्त की अमली सूरत हाल है। और अगर ऐसा ना होता, अगर पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ बिल्कुल दुरुस्त तरीके से काम कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की भी क्या कहिए, यहाँ पर जो अपना कथारसिस है या अपने अंदर का जो हब्स है उसको बाहर निकालने के लिए अगर मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अत्ताब मंदयाल साहब इंतखाब करते हैं सदीक जान का, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब लेवल यहाँ पर क्या आ चुका है। फिर इसकी तरदीद भी नहीं होती। एक सवाल पूछा, सिर्फ एक सवाल, वो जो है अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने ट्वीट भी किया उन्होंने, और एक सवाल पूछा, और एक सवाल उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि जनाब आप ये जो आपका जो मुलाकात हुई इसके ऊपर आपको बात करेंगे, तो उन्होंने मुंह पर उंगली रख ली। उन्होंने कहा नहीं, इस पर कोई बात नहीं करनी। उन्होंने कहा जनाब आप कोई तरदीद करेंगे? उन्होंने कहा जनाब आप गलत बात कर रहे हैं, गलत बातें ना करें मेरे साथ। अब जहाँ पर इस किस्म की सिचुएशन हो वहाँ पर और बंदा क्या बात कर सकते हैं। बल्कि इसी तकरीब में जिसका मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में ज़िक्र किया, मुसर्रत हलाली साहिबा की तकरीब हल्फ बरदारी, वहाँ पर ये जो वीडियो करने वाले हैं जिन्होंने यूट्यूब पर इस मुलाकात के हवाले से सबसे पहले वीलॉग किया था, जनाब असद तूर साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अत्ताब मंदयाल साहब ने असद तूर साहब से मुलाकात भी की, उनसे हाथ भी मिलाया और उन्होंने कहा कि तुमने आजकल बहुत आग लगाई हुई है, जिस पर असद तूर साहब ने उनको ये जवाब दिया कि जनाब मैंने तो सिर्फ खबर की है, मैंने कोई आग शाग नहीं लगाई। और वहाँ पर मौजूद थे हसन अयूब साहब, और चूँकि चीफ साहब गर्मी में थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तो उन्होंने हसन अयूब साहब पर भी गुस्से का इज़हार किया। बल्कि माजी में किसी मामले पर हसन अयूब साहब की मुलाकात हुई थी उमर अत्ताब मंदयाल साहब से, उसका भी जिक्र किया उन्होंने, उसका भी ताना मार दिया कि आप भी तो आके मुझसे मिलते रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनाब मैं आपसे मिलता रहा हूँ, तो उसका मिलने का मतलब तो ये नहीं है कि उन मुलाकात की खबरें मैं बाहर जाके देना शुरू कर दें। तो आगे से उमर अत्ताब मंदयाल साहब कहते हैं कि आप ये खबरें बाहर कैसे जाकर दे सकते थे, क्योंकि आप तो अपने वालिद साहब के हवाले से कोई सलाह मशवरा करने आए थे। बड़ा उन्होंने टॉन्टिंग जो है उसके अंदर बात की हसन अयूब साहब से। खैर जो सिचुएशन है इस वक्त, चीफ साहब को एक तो इस खबर के लीक होने का बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और वहाँ पर जियो न्यूज़ की जो रिपोर्टर थी मरियम नवाज़ साहिबा, उनको भी उन्होंने देखा और मरियम नवाज़ को देख के उन्होंने कहा कि आपका पैगाम भी मुझे मिल चुका है, मैं तो जर्नलिस्टों से मुलाकात से डरता हूँ, आपसे जल्द मुलाकात होगी। अब असल सिचुएशन ये है कि एक जानिब ये जो कैथारसिस किया है फाज़िल चीफ जस्टिस ने, ये भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बन के सामने आ रहा है, जबकि दूसरी जानिब जो तवाज़ुन है जिसका जिक्र किया था फाज़िल चीफ जस्टिस साहब ने सिद्दीक जान साहब और दीगर जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात में कि जनाब मैं अक्सरियत में हूँ और फ़ाइज़ ईसा साहब और मंसूर अली शाह साहब या अफरीदी साहब, अतर मिनल्ला साहब, ये अभी खुडे लाइन लगे हुए हैं, ये कुछ ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर पा रहे। अब वो सिचुएशन होगी ख़राब, क्योंकि आज एक तस्वीर जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उस तस्वीर ने तो पूरे का पूरा सिचुएशन को ही ख़राब कर दिया। क्योंकि उससे एक बात ज़ाहिर हो गई कि जो मैच है सुप्रीम कोर्ट में वो 8-8 गोलों से बराबर हो गया। यानी जो फ़रीक उमर अत्ताब मंदयाल साहब के दाएँ हाथ खड़े हैं जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, उनके साथ खड़े हैं जनाब जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी साहब, उनके साथ खड़े हैं जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, यानी 3 लोग इस तरफ खड़े हैं। अब चीफ साहब के जो बाएं हाथ खड़े हैं वो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, और उनसे पहले खड़ी हैं जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब, और उनके साथ खड़े हैं जस्टिस तारिक मसूद साहब। तो यहाँ पर तो मैच उनके 3-3 से बराबर है। अलबत्ता मुसर्रत हिलाली साहिबा के आने के बाद इस बात के भी इम्कानात पाए जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बनने की सूरत में अब एक दिलचस्प सूरत हाल सामने आ सकती है। अब अगर फुल कोर्ट बनेगा तो उसमें हम ख्याल अक्सरियत में यकीनी तौर पर नहीं होंगे, और अगर हम ख्याल अक्सरियत में नहीं होंगे तो फिर ये फ़ैसले बहुत ही ज़्यादा जो है वो हैरान कुन आ सकते हैं, सरप्राइज़ एलिमेंट्स हो सकते हैं। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपने जाने से पहले क्लियर करना है, ख़ास तौर पर आर्टिकल 63A की तशरीह जिसका तफसीली फ़ैसला जारी करना है। ये जो इलेक्शंस का उन्होंने डेट दी थी 14 मई का, इसका भी अभी तक तफसीली फ़ैसला नहीं आया, इसका भी उन्होंने तफसीली फ़ैसला जारी करना है।
फ़ौजी अदालतों के केस की समाअत है, इसको मुकम्मल भी करना है, इसका फ़ैसला भी जारी करना है। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो उन्होंने इस वक्त मुअत्तल किया हुआ है, उसके ऊपर भी उन्होंने फ़ैसला करना है, उस केस को भी किसी तरफ लगाना है और उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी जजमेंट्स देनी है। यानी अब उनके पास काम बहुत ज़्यादा आ गया है और मैच बराबर हो गया है। लिहाजा उनका जो गुस्सा है आज, वो समझ में भी आ रहा था और अंदाज़ा भी हो रहा था कि अब मुस्तकबिल के अंदर अगर ये आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिजुल अमल हो जाता है किसी न किसी लेवल पर, तो फिर चीफ साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात आएंगी और शायद वो इमरान खान साहब की तरफ से ये जो तोशाखाना केस के लिए बेंच बनाने की दरख्वास्त दी गई है, देखना ये है कि इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आते हैं, क्योंकि चीज़ें अब कुछ ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ने वाली हैं और इनके नताइज भी कुछ ज़्यादा हैरान कुन ही आएंगे। अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।